नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेट 7 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। यानी आहार में जो सहायक होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या हार्मोन होते हैं, या विटामिन होते हैं। तो यदि हम बात वसा की करते हैं तो इससे क्या होती है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है। जैसे हम लोग घी वगैरह खाते हैं, जो भी फैट वाली चीज़ें खाते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलती है, ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यदि हार्मोन की हम बात करते हैं तो हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट भी करता है, यानी नियमन करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जैसे आपका शरीर का वृद्धि हो गया, विकास हो गया, प्रजनन हो गया, इसको रेगुलेट करता है, नियमन करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इसका नियंत्रण भी करता है। तो ये हार्मोन का कार्य है। प्रोटीन की बात करेंगे तो ये हमारे शरीर में ऊतकों की वृद्धि में सहायक होता है। किसके वृद्धि में सहायक होता है? ऊतकों की वृद्धि में सहायक होता है। जबकि प्रोटीन जो होता है वो सहायक आहार के रूप में कार्य करता है। यानी देखते हैं जब हम लोग का तबियत खराब होता है या शरीर में किसी तरह कोई विटामिन की कमी हो गई तो बोलता है चलिए इस खाना के साथ लीजिए या ये भोजन खाइए, आपको उसके साथ क्या मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। तो इस प्रकार सहायक आहार कारक कौन सा होता है? तो विटामिन होता है। प्रोटीन क्या करता है? तो हमारे शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं रेगुलेट करता है। वसा क्या करता है? शरीर को अधिक मात्रा में कैलोरी देती है, यानी ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 1 समाप्त हुआ। शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। यदि हम बात करते हैं एपी कल्चर, तो एपी कल्चर में क्या होता है, 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में एक कल्चर आता है, एक स्टडी आता है ना, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक आपका स्टडी के रूप में। तो जहाँ भी स्टडी लास्ट में लगा होगा तो उसमें क्या किया जाता है, किसी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जहाँ पे कल्चर हो तो वहाँ उसमें क्या किया जाता है, उसकी खेती की जाती है। अर्थात एपी कल्चर की बात, ऐसे भी एग्रीकल्चर से ही कल्चर यहाँ आया है। कल्चर की बात करेंगे तो एपी कल्चर में शहद की मक्खी का क्या किया जाता है, यानी शहद का जो उत्पादन होता है उसी का क्या किया जाता है, इसमें एपी कल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर की बात करेंगे तो सिल्क वर्म की जो खेती की जाती है वो कहलाता है सेरीकल्चर। पीसी कल्चर की बात करेंगे तो पीसी कल्चर में मछली की खेती की जाती है, मछली का उत्पादन की जाती है, जिसे कहते हैं पीसी कल्चर। यदि हॉर्टिकल्चर, जबकि यहाँ क्या लाख का कीड़ा है, जो कि ये क्या है, गलत है। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो इसमें हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फूल, फल एवं मसालों की खेती की जाती है, ये सही है। एक और सुने होंगे, फूल की जो खेती की जाती है वो फ्लोरिकल्चर में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर में भी किया जाता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में भी फूल एवं फलों एवं मसालों की भी खेती की जाती है। तो ये हमारा 1 सही है, 2 सही है, और 3 4 भी सही है। लेकिन पीसी कल्चर में मछली का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है या खेती किया जाता है। इस प्रकार हमारा आंसर जो इसमें सम्मिलित नहीं होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था। आरडीएक्स एक दिन और पहले आप लोगों को बताए थे, C4T4 हेक्सोजन। तो सबसे बड़ी बात है आरडीएक्स। आरडीएक्स का फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा। आर का मतलब होता है रिसर्च, डी का मतलब होता है डिपार्टमेंट, और एक्स का मतलब होता है एक्सप्लोसिव। रिसर्च क्या हो जाएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। और एक इसका दूसरा और एक फुल फॉर्म होता है, आर का मतलब रॉयल, और डी का मतलब डिमोलिशन, DEMOLITION, डिमोलिशन, और एक्स का एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव पहला फुल फॉर्म, इसका दूसरा फुल फॉर्म रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, दोनों याद रखिएगा। हो सकता है अब तक तो पहले वाला ही पूछते आ रहा है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, अभी रॉयल वाला नहीं पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि किसने आविष्कार किया। तो इसका जो आविष्कार किए जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हेनिंग। जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक हेनिंग थे। वो जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने क्या किया, आरडीएक्स का आविष्कार किए। इसीलिए जर्मनी में जो इसका नाम रखा गया है आरडीएक्स का, वो रखा गया हेक्सोजन। जर्मनी में इसको क्या बोला जाता है, हेक्सोजन बोला जाता है। याद रखिएगा, जर्मनी में हेक्सोजन बोला जाता है। और आरडीएक्स का उपनाम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट बोलते हैं। ये साइक्लोनाइट हो गया। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में इसको क्या बोलते हैं, यूएसए में C4 के नाम से जाना जाता है, जबकि इटली में जो है T4 के नाम से जाना जाता है, T4 के नाम से। तो इटली में कैसे याद रखिएगा, यहाँ T है टॉ और यहाँ T है T4। और जर्मनी में याद रखिएगा, जर्मनी का वैज्ञानिक ही ने इसे आविष्कार किया है, तो हेक्सोजन जर्मनी में इसे कहा गया। जबकि यूएसए में क्या किया गया, C4 के नाम से यूएसए में जाना जाता है। आरडीएक्स के यदि रासायनिक नाम पूछेगा तो इसको आरडीएक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन। लंबा नाम होता है, नहीं लिख पाएंगे। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन बोलते हैं इसको। साइक्लोट्राइमेथिलीन
ट्राइनाइट्राएमीन बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है, साइक्लोनाइट है। अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है, तो T4 के नाम से जाना जाता है, C4 के नाम से जाना जाता है। T4 इटली में, C4 अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और जबकि हेक्सोजन जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी के ही वैज्ञानिक इसका क्या किए, खोज किए। तो इस प्रकार RDX आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछता है, दोनों फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इसका रासायनिक नाम बता दिया और इसका उपनाम भी बता दिए आप लोगों को, साइक्लोनाइट है। और अन्य देशों में ये किस किस नाम से भी जाने जाते हैं ये भी बता दिए, किस देश के वैज्ञानिक थे जो इसे आविष्कार किए और वैज्ञानिक का नाम क्या थे। ये एक जगह RDX के बारे में इतना लिख लीजिएगा, एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही काफ़ी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मैंने पर यहाँ लिख सकते हैं, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो चलिए बताते हैं, याद रखिएगा, ओसियाल याद रखिएगा। क्या याद रखना है, ओसियाल, ओसियाल याद रखिएगा। आ काके याद रखिएगा और ज़्यादा याद रखना, आ यानी ओसियाल, आ काके। ओ से हो गया ऑक्सीजन, SI से हो गया सिलिकॉन, AL से हो गया एल्युमिनियम, आ से हो गया आयरन, का से हो गया कार्बन, और कै से हो गया कैल्शियम। ओसियाल, आ काके याद रखिएगा। तो ये जितना लंबा दूर तक ये तीनों तो नहीं पूछता है, लेकिन ये तीनों जरूर पूछता है। पृथ्वी भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व पहला हो जाएगा, ऑक्सीजन। पहला दूसरा तो पूरा पूछता है कि ऑक्सीजन के बाद दूसरा कौन भूपरपट्टी पर पाया जाता है, सिलिकॉन, और तीसरा कौन सा हो गया, एल्युमिनियम। इसके अलावा 3 याद रखना होगा, तो ये आ काके से याद रखिएगा, आ से आयरन, का से कार्बन, कै से कैल्शियम। ओसियाल, आ काके 6 को याद रखिएगा, बहुत काफ़ी है। उसमें से ये 3 याद आपको रखना बहुत जरूरी है। तो भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पहला कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। दूसरा की बात करेगा तो सिलिकॉन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। समझे। चौथा की यदि बात करेंगे, आ काके में आ से आयरन, का से कार्बन, और कै से कैल्शियम। इस प्रकार आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ ये जान लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा नोरियो टानीगुची। 1974 में ये क्या किया, इस शब्द का प्रयोग किए। ये एक व्यक्ति थे जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किए। तो कौन थे, तो नोरियो टानीगुची। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। संवाहक नहीं मान लेते हैं इसको चालक है। मान लेते हैं ये वायर है, इसमें बोला जाता है कि बोला जा रहा है कि तापक्रम परिवर्तन। मान लीजिए यहाँ पे तापमान हमारा T1 है, यहाँ पे मान लीजिए तापमान हमारा क्या है, T2 है। बोला जाता है यदि इस तरह तापमान दोनों, ये किसी भी चालक में यदि इस प्रकार का तापक्रम में अंतर है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रक्रिया में यदि इस कंडीशन, इस स्थिति के दौरान इसे यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो उत्पन्न विद्युत धारा के कारण इस चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो क्या होती है, या तो अवशोषित कर ली जाती है या तो वहाँ पे क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। और यही सारा प्रोसेस जो कहलाता है वो हमारा थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। यानी कि कोई एक चालक है, उसके 2 पार्ट में अलग अलग तापमान यदि है और उससे यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, वो अवशोषित कर ली जाती है। और इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। और जहाँ पे तापमान आपका क्या होगा, जिस छोर पे तापमान कम होगा वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है। संवाहक से यहाँ तात्पर्य चालक। यदि बोला जा रहा है किसी भी एक चालक के, यानी कि वो चालक एक ही प्रकार के तत्व से बना है। यदि कोई एक ही प्रकार के तत्व से बना कोई धातु का यदि 2 भागों में अलग अलग तापमान है और उसके बीच यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उससे उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है या उत्पन्न होती है। और इस प्रभाव को हम लोग थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। जूल प्रभाव ये भी ऊष्मा से संबंधित है। सीवेक प्रभाव ये भी चालक से संबंधित है, सीवेक और पेल्टियर। इसमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की अब डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दाब की इकाई क्या होता है। पहले दाब बराबर होता क्या है, तो दाब बराबर जो आपका होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी कि किसी भी इकाई क्षेत्रफल पे जितना हम बल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हाथ में एक डंडा है और डंडा से हम पृथ्वी पे ऐसे क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो एक इकाई एक ही पॉइंट पे लगा रहे हैं ना। यदि इकाई क्षेत्रफल पे यदि हम प्रेशर लगा रहे हैं, जितना बल से प्रेशर लगा, इकाई क्षेत्रफल पे जितना हम बल लगा रहे हैं वही हमारा प्रेशर है। जैसे गांव घर में कैसे बोलते हैं, अरे इसे कस के इसको दाबो, यानी प्रेशर से दाबो इसको, यानी वही हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें क्या, प्रेशर बराबर जो होता है वो फोर्स बाय क्या होता है, एरिया होता है। हम लोगों को पता है बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और हमारा एरिया का जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर तो यही हो गया, मीटर स्क्वायर का मतलब हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर होगा नहीं। एक तो हो गया हमारा ये न्यूटन वर्ग मीटर पहला। दूसरा और ऑप्शन में आपको देगा, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है।
तो बताइए F बराबर भी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, नीचे एरिया हो जाएगा। अब बताइए मास का यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं, और सबके नीचे फिर ये क्या है हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए ऊपर में क्या बचा, केजी बच गया, और ऊपर में तो सिर्फ केजी बचा, एम तो कट गया, ये तो नीचे एस स्क्वायर है और एक एम नीचे बच गया, तो नीचे क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार याद रखिएगा। दूसरा जो इसका यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक और प्रेशर का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार प्रेशर का दो याद रखिएगा, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा क्या याद रखना है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, दोनों यूनिट याद रखना है प्रेशर से संबंधित। चलिए इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ, समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। यानी कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, यानी कहने का मतलब कि मानव ने इसे बनाया है। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। यानी मानव निर्मित आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो वो जो है हमारा वो कौन सा है, टेक्नीशियम है। कौन सा है, टेक्नीशियम है, और जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 43 होता है। याद रखिए, अब तक तो नाम पूछा है, कभी परमाणु संख्या भी पूछ सकता है। यानी कि आवर्त सारणी में मानव द्वारा निर्मित पहला जो तत्व होगा वो कौन सा होगा, टेक्नीशियम होगा। और टेक्नीशियम क्या है, एक धातु है। अब तक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो मानव द्वारा अर्थात कृत्रिम जो तत्व बनाए गए हैं, जो स्वतः प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसे मानव द्वारा बनाया गया है, तो अब तक लगभग 23 से 24 हैं। यदि आवर्त सारणी का पहला तत्व की बात करेगा तो वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। और आवर्त सारणी का क्या है, ये पहला तत्व है। जबकि मानव द्वारा निर्मित अर्थात सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित जो तत्व है वो टेक्नीशियम है, जबकि आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, और आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व भी हाइड्रोजन है। चलिए इस प्रकार ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीखने वाली बात है इसमें कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए लिखा है Pu 242 और 94। चलिए एक चीज़ हम बताते हैं, मान लीजिए ये कोई एक क्या है, तत्व है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो होता है हमेशा द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे जो होता है परमाणु संख्या होता है, ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। तो इस चीज़ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये 94 है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। 94 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 242 जो है वो क्या है, हमारा एटॉमिक मास है। आप लोगों को मैंने बताया था पिछला सेट में या उसके पहले सेट में कि कोई भी जब परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज ना तो प्लस ना तो माइनस होता है, तो बताए थे Z बराबर P बराबर क्या होता है, E होती है। यानी जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या प्लूटोनियम में परमाणु संख्या, ये नीचे वाला परमाणु संख्या अभी जस्ट बताए, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा और उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये डेफिनेशन आप लोगों को कब बताए थे कि ये डेफिनेशन है हमारा जब कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इससे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज दिख नहीं रहा है तो बोलेंगे अच्छा 94 प्लूटोनियम का हो गया एटॉमिक नंबर, और यही इसका प्रोटॉन की संख्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद एटॉमिक मास जो होता है हम लोगों को पता है, नाभिक में यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो दोनों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये बताइए, हम लोगों से पूछा गया न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम लोगों के पास ये पता है कि नहीं 242, बोलेंगे जी पता है। प्रोटॉन भी पता है कि नहीं आपको, क्योंकि न्यूट्रल है तो जितना परमाणु संख्या उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस n होगा कि नहीं, तो बोलेंगे जी जब 94 को उठा के इधर लाइएगा तो n ही बचेगा। तो 242 में से यदि -94 करेंगे तो n होगा। अब घटा के देख लीजिए, 12 में 4 जाएगा 8, और यहाँ बच गया 3, 13 में से 9 गया, बचेगा 4, और 2 में से 1 चल गया, बचेगा 148। इस प्रकार 148 जहाँ ऑप्शन में दिखे आप टिक मारिए। तो इस प्रकार शायद आप सीखे होंगे बहुत सारी बातें। जब भी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से Z बराबर P बराबर E एक बार लिख लीजिए। यहाँ से प्रोटॉन न्यूट्रॉन, A बराबर हम लोगों को पता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसी भी तत्व का, वो उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 148। 94 148 को जोड़ेंगे तो आपका 242 ही आएगा। इस प्रकार आपका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 148। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह निकालेंगे, ये बातें आप कॉपी में लिख लेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। यानी कोई एक तत्व का परमाणु है, बताए थे आप लोगों को, ये नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु के नाभिक का जो खोज किए थे वो रदरफोर्ड साहब ने किए थे। किसने किए थे? रदरफोर्ड साहब ने किए थे कि किसी भी परमाणु का क्या होता है, उसका एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यदि जॉन डाल्टन की बात करेंगे तो जॉन डाल्टन साहब भी बताए थे कोई भी पदार्थ जो बना है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस कण का नाम परमाणु है। उस कण का नाम क्या है? परमाणु है। यानी डाल्टन साहब ने सबसे पहले परमाणु शब्द की चर्चा किए थे, अर्थात परमाणु सिद्धांत दिए थे, और इनका कहना था कि परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि परमाणु से भी छोटे छोटे और कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद भी आपका मेसॉन आया, पॉजिट्रॉनो आया, न्यूट्रिनो आया, ये सब भी कण आया। तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिए और ये बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, इसे और छोटे कण में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये जो सबसे पहले बताया जॉन डाल्टन साहब बताए थे। और ये भी नहीं ये बताए, और उस समय ये भी नहीं बता पाए थे कि समस्थानिक और संभारिक क्या होता है, ये सब के बारे में नहीं बता पाए। तो जॉन डाल्टन की बात करेंगे तो इन्होंने क्या दिए, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिए, और परमाणु अविभाज्य होता है इन्होंने ही बताया सबसे पहले। लेकिन बाद में परमाणु जाके क्या हुआ, विभाज्य हुआ छोटे छोटे कणों में, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अर्थात परमाणु का खोज जॉन डाल्टन साहब ने की। इस प्रकार याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने क्या किए, तो परमाणु का नाभिक की खोज की, जबकि परमाणु का खोज किसने किए, तो ये जॉन डाल्टन साहब ने दिए, अर्थात एटॉमिक थ्योरी दिए ये। यदि हम लोग बात कर लेते हैं, खोज की बात करते हैं, चलिए आइंस्टीन की एक चर्चा देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन साहब ने, E = mc², ये एक फॉर्मूला भी दिए थे। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन साहब ने। यदि जे थॉमसन की बात करेंगे, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तीनों पार्टिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताए थे, ये याद रखिएगा, पेन GTC। पी से हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टी से थॉमसन, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन साहब ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक साहब ने। तो पेन GTC याद रखिएगा, ये आप लोगों को कंफ्यूजन कभी नहीं होगा एग्जाम हॉल में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही एग्जाम में हम लोगों को कंफ्यूजन भी करता है कि हमारे शरीर की आनुवांशिक इकाई क्या है, आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो आनुवांशिक गुण का वाहक कौन है, तो आनुवांशिक गुण का उत्तरदायी कारक कौन है। तो यहाँ पे हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है। आनुवांशिकता की इकाई पूछेगा तो क्या मारेंगे, जीन मारेंगे। आनुवांशिकता की इकाई को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। लेकिन आनुवांशिक पदार्थ पूछे तो DNA बोलना है। क्या बोलना है, DNA। ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं भी कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को जीन बोलते हैं। इकाई मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा, और आनुवांशिकता पदार्थ हो गया, यानी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। तो छोटे छोटे कण, ये जीन से मिलकर बना DNA, ये हो जाएगा हमारा। तो आनुवांशिकता पदार्थ पूछेगा, इकाई तो हमारा जीन हो गया। यदि आनुवांशिकता पदार्थ पूछेगा कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो बोलेंगे DNA। लेकिन यदि पूछे कि आनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है, आनुवांशिक गुण का वाहक पूछे तो बोलेंगे गुणसूत्र। कौन होता है, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। लेकिन पूछे आनुवांशिक गुण का उत्तरदायी कारक कौन है, तो बोलेंगे, यदि उत्तरदायी कारक पूछेगा, उत्तरदायी कारक पूछेगा तो बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई उसके पूर्वज में बीमारी था और उसके बच्चे को भी बीमारी हो गया, तो हम क्या उसके सोच बोलेंगे, अच्छा जो बीमारी हुआ उसका कारण क्या है भाई, तो बोलेंगे अच्छा जो आनुवांशिकता इकाई है जीन, यानी उसका कारक क्या हो जाएगा, उत्तरदायी कारक जो होगा, यानी उसके जीन के कारण बोलता है, उसके जीने में ऐसा होगा, इसीलिए वो भी उसी की तरह बदमाशी करता है, जीन। ये कभी बोलते हैं ये DNA, वो कभी कभी हम लोग बोलते हैं अच्छा DNA उसका मैच करता है इसीलिए इसे बोलता है। यानी यदि पदार्थ पूछेगा कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो DNA, इकाई जीन, यानी उसके पूर्वजों से उसके वंशावली में कोई बीमारी जा रही तो बोलेंगे कारक क्या है, जीन। अच्छा, इस जीन को जो ढोने वाला होगा, जिसको वाहक बोलते हैं, जिसको मीडियम बोलते हैं, जिसको माध्यम बोलते हैं, ले जाने वाला जो होगा वो होगा हमारा कौन सा, गुणसूत्र, क्रोमोसोम होगा। कौन सा होगा, क्रोमोसोम। तो यहाँ से 4 बातें आप लोगों को मैंने बताया। एक, आनुवांशिकता की इकाई पूछे तो जीन मारिएगा। जीन और DNA में बहुत कंफ्यूजन होता है। यदि आनुवांशिकता पदार्थ पूछे कि आनुवांशिक का पदार्थ कौन सा है, तो DNA, ठीक ना। यदि ये पूछे कि आनुवांशिक गुण का वाहक कौन है, आनुवांशिक गुण का वाहक गुणसूत्र, और आनुवांशिक गुण का उत्तरदायी कारक कौन है, तो ये जीन है। 4 बातें आप लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आनुवांशिक इकाई जीन, आनुवांशिक पदार्थ हमारा DNA, और आनुवांशिक जीन को ले जाने वाला जो वाहक होता है गुणसूत्र, और आनुवांशिक गुण का उत्तरदायी कारक पूछेगा तो जीन। तो यहाँ से क्या निकला, इकाई की बात करें तो जीन, कारक की बात करें किसके कारण, तो जीन के कारण, पदार्थ की बात करें तो DNA, किसके कारण, कौन सा पदार्थ, DNA। और यदि वाहक की बात करें, ले जाने की बात करें, ढोने वाला बात करें, तो कौन ढो के ले जाता है, क्रोमोसोम।
किसको? तो सारे में अनुवांशिक लगा लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? ये डीपीटी शब्द आया, क्या आया? डीपीटी। याद रखिएगा, डी से डिप्थीरिया होता है जिसको हिंदी में रोहिणी बोलते हैं। पी से क्या होता है? पर्ट्यूसिस होता है जिसको हम लोग हुपिंग कफ बोलते हैं। काली खांसी या कुकुर खांसी का नाम सुने होंगे। ये डीपीटी बता रहे थे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तृतीय प्रतिजन डीपीटी। सबसे पहले डीपीटी के बारे में जानते हैं। डीपीटी क्या होता है हमारा? डीपीटी डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्ट्यूसिस होता है, टी से टेटनस होता है। डिप्थीरिया को हिंदी में रोहिणी बोलते हैं और पर्ट्यूटिस को हम लोग बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है हुपिंग कफ और हिंदी में बोलते हैं काली खांसी या कुकुर खांसी। टी से टिटनस हो गया जिसको हम लोग इंग्लिश में टिटनस भी बोलते हैं, हिंदी में भी टिटनस ही बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं धनुष टंकार रोग। सुने होंगे, यानी शरीर जो होता है धनुष की तरह क्या होता है? मुड़ जाता है। धनुष टंकार रोग इसे बोलते हैं। और एक जो फेमस नाम है इसका दूसरा वो है लॉकजा रोग। क्या नाम है? लॉकजा रोग। लॉकजा रोग या धनुष टंकार, शरीर हमारा धनुष की तरह हो जाता है। तो बोला जा रहा है तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। वो तृतीय प्रतिजन यानी वो जो डीपीटी दिया जाता है वो किन किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? तो ये एक रोहिणी, एक कुकुर खांसी जिसे काली खांसी भी बोलते हैं, और टिटेनस जिसको धनुष टंकार क्या बोलते हैं? धनुष टंकार या लॉकजा लोग बोलते हैं इसे। लॉकजा या धनुष टंकार बोलते हैं। रोहिणी को इंग्लिश में डिप्थीरिया बोलते हैं। कुकुर खांसी का दूसरा नाम काली खांसी, इंग्लिश में हुपिंग कफ और इंग्लिश में दूसरा नाम इसका पर्ट्यूसिस है, पी से पर्ट्यूटिस और इंग्लिश का दूसरा नाम हुपिंग कफ और हिंदी में नाम कुकुर खांसी या काली खांसी। अब यदि हम बात करते हैं कि ये सारे के सारे जो तीनों रोग हैं ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद है कि जीवाणु से होने वाले रोग का नाम आप लोगों को बताना मेरा ही मकसद था। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग याद रखिएगा आप लोग कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, डीप ऊपर में लिख देते हैं, डीप सिटी नाम की कोई लड़की है, को कूटनी है। कूटनी समझ ही रहे, कूट देना है, कूटनी है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। स्पेस बहुत कम है, आप लोग लिख लीजिएगा। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। पो से क्या हो जाएगा आपका? पो से हो जाएगा प्लेग। पो से क्या हो जाएगा? प्लेग। सी से जो आपका होगा वो क्या होगा? सिफिलिस रोग होगा। सी से क्या कौन सा रोग होगा? सिफिलिस रोग होगा। टी से जो होगा आपका, टी से टिटिनस जिसको हिंदी में धनुष टंकार या लॉकजॉ रोग के नाम से प्रसिद्ध है। टी से टिटनस। एक टी से याद रखिएगा, सीटी स्क्वायर कर देते हैं, डीप सिटी की कूटनी है। टी स्क्वायर का मतलब 2 टी है, एक टी से टिटनस और दूसरा टी से टीबी। और टीबी का दूसरा नाम क्या है? टीबी को इंग्लिश हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं या राज यक्षमा रोग बोलते हैं। याद रखिएगा, टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? तपेदिक बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं या राज यक्षमा बोलते हैं या सिंपल यक्षमा भी बोलते हैं या राज यक्षमा। आपको कहीं कहीं राज यक्षमा भी मिलेगा या सिर्फ यक्षमा मिलेगा, दूसरा मिलेगा क्षय रोग, तीसरा मिलेगा तपेदिक। ये टीबी का अन्य नाम है अर्थात उपनाम है। तो इस प्रकार क्या बताया? डीप सिटी स्क्वायर का मतलब 2 टी है, को कूटनी है। तो डी से डिप्थीरिया, पी से आप लोग को बता ही दिए, प्लेग हो गया, सी से सिफिलिस हो गया, टी से टिटनस, टी से टीबी। को से जो होता है आपका कोढ़ रोग होता है। देखते हैं गांव घर में बोलता है तुमको कोढ़ी फूट जाएगा, यानी कोढ़ रोग जो होता है वही हमारा कोढ़ी रोग है, कोढ़ रोग। कुटनी, यानी को से क्या हो गया? डीप सिटी को से कोढ़ रोग, इधर कुटनी। कू से हो गया कुकुर खांसी या काली खांसी। टो फिर आया, टो से टाइफाइड, टो से क्या? टाइफाइड। नी कुटनी, कू से हो गया कुकुर खांसी काली खांसी, या टी से टाइफाइड, और नी से निमोनिया हो गया आपका, और है डीप सिटी को कूटनी है से हैजा हो गया। इस प्रकार आप लोगों को 10 गो जीवाणु से होने वाले रोग इसमें सारे सम्मिलित हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से प्लेग हो गया, सी से सिफिलिस हो गया, एक टी स्क्वायर, टी से मतलब टी से टीबी हो गया, टी से आपका एक टी से मतलब टिटनस हो गया और दूसरा टी से टीबी। को से कोढ़ रोग हो गया, कोढ़ी वाला रोग। और कुटनी, कू से कुकुर खांसी या काली खांसी। टो से आपका टाइफाइड हो गया, नी से निमोनिया, हो से हैजा। इसके अलावा 11वां एक और याद रखिएगा, सुजाक रोग। सुजाक भी जीवाणु से होता है या इसी को गोनेरिया भी बोलते हैं, गोनेरिया। याद रखिएगा, सुजाक या गोनेरिया रोग जीवाणु जनित रोग है। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, 1-2 बार बोलिएगा तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। सब्जी दिया गया, यानी ये मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा पदार्थ है, यानी सब्जी है। बोला जाता है सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, तो सब्जियों में मिर्च, हरी मिर्च में जो है विटामिन सी पाया जाता है। और लाल मिर्च जो हमारा होता है, सूखी लाल मिर्च, उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सी तो पाया ही जाता है, जब हरी मिर्च में ही सी पाया जाएगा तो सूखने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, विटामिन सी रहेगा। लेकिन यदि पूछे कि सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन वही सूखी लाल मिर्च दे दे तो उसमें जो विटामिन होगा सबसे ज़्यादा विटामिन ए, उसके बाद होगा आपका विटामिन सी। यानी सूखी मिर्च में यदि पूछे तो विटामिन ए, उसके बाद होगा विटामिन सी। हरी मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी, जबकि सूखी मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन ए। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। दिया गया विटामिन, इधर है एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। इधर दिया है कि विटामिन, इसमें विटामिन कौन सा है आपका, पेप्सिन। पेप्सिन आप लोगों को बताए थे एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, हमारा एंजाइम है जो किससे निकलता है, तो आप लोगों को हमने बताया था कि अमाशय से ये पेप्सिन हमारा क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन का क्या होता है, स्राव होता है, जो हमारा पायरुलिक भाग से जो जुटा होता है। तो ये पेप्सिन तो हमारा एंजाइम हो गया, तो बी का हमारा 1 हो जाएगा। हार्मोन की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, एक क्या है, ये सेक्सुअल हार्मोन है हमारा, क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है। तो ये हमारा हार्मोन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। यदि प्रोटीन की बात करते हैं, इस प्रकार देख रहे थे हम लोग, तो विटामिन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला देख रहे थे इसमें एंजाइम, पेप्सिन। इधर ही देखते हैं पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है हमारा। यदि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल हार्मोन है, क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है। यदि कैरोटीन और कैरेटिन की बात करते हैं तो कैरोटीन हम लोगों को पता है, इसे विटामिन ए के भी नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ये एक तरह से क्या है, विटामिन है, ये क्या है, विटामिन है। यदि कैरेटिन की बात करेंगे तो ये एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है जो नाखून, बाल हो गया, त्वचा हो गया, उसके ऊतकों में वृद्धि में क्या होता है, ये सहायक होता है। कैरेटिन याद रखिएगा, कैरोटीन और कैरेटिन में आप लोगों को मिसकन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कन्फ्यूज नहीं करना है। कैरेटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमारे बाल हो गया, नाखून हो गया, त्वचा हो गया, इसके ऊतकों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। जबकि कैरोटीन क्या होता है, ये विटामिन ए होता है, ये एक तरह का विटामिन है। एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेप्सिन निकलता है हमारा कहाँ से, आमाशय ग्रंथि से निकलता है, जो पायरुलिक ग्रंथि से जुड़ा, पायरुलिक से भाग से ये जुड़ा होता है। और सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हो गया। इस प्रकार आप मिला लीजिएगा नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसी रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी की बात आया, बीसीजी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेंगे। बी का मतलब होता है बेसिलस, सी का मतलब होता है कॉलमेट और जी का मतलब होता है ग्यूरिन। बेसिलस, कॉलमेट, ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी क्या किया जाता है, आपका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। और इस वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया जाता है, आपका जीवाणु जनित जो रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए इस वैक्सीन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। खासकर इसका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे मतलब बच्चे के जो जन्म होते हैं और उसके ठीक उस बच्चे को 12 माह के अंदर क्या किया जाता है, इस बीसीजी टीका लगाया जाता है। 12 माह के अंदर लगाया जाता है। साथ ही साथ यदि बच्चे जन्म लिए, और सॉरी, ये जो बीसीजी का टीका है ये बच्चे जन्म लेने के तो एक तुरंत बाद लगाया जाता है बीसीजी का टीका। और यदि उस समय यदि बीसीजी का टीका शिशु को नहीं लग पाया, बच्चे को नहीं लगा पाए, तो क्या किया जाता है, 12 माह के अंदर उसे लगा दिया जाना चाहिए। यदि आप 12 माह के बाद यदि लगाते हैं तो ये कम कार्यकारी होता है, अर्थात ये कम प्रभावी होता है, कम कार्य करता है। तो ये जो हम लोग टीका बीसीजी का लगाते हैं, खास करके ये टीबी जैसे राज, यक्षमा, क्षय, तपेदिक, ये सब का जो बीमारी जीवाणु से होता है, ये सब के बचाव के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिलस कॉलमेट गोविन हो गया, ग्यूरिन हो गया, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन हो गया। और ये जो हमारा टीका होता है किसको लगाया जाता है, ठीक बच्चे के ठीक जन्म के बाद तुरंत लगाया जाता है। यानी बच्चा जन्म लिया तुरंत इस टीके को लगा दिया जाना चाहिए। क्यों लगाया जाता है, ताकि टीबी से ज़्यादा क्या होती है, मृत्यु जो होती है हमारे देश में, उसे क्या हो, रोका जा सके, अर्थात टीबी वाली बीमारी उन बच्चों में नहीं हो। जैसे टीबी को हम लोग राज यक्षमा या सिर्फ यक्षमा या क्षय या तपेदिक बीमारी भी बोलते हैं। टीबी से क्या होता है, बच्चे के फेफड़ा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। यदि जन्म के तुरंत बाद नहीं लगा पाए तो 12 माह के अंदर लगा देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बीसीजी का टीका जो बच्चों को लगाते हैं कितने माह के अंदर लगाना चाहिए, तो 12 माह के अंदर लगाना चाहिए। या बीसीजी का टीका जो लगाते हैं बच्चों को कब लगाना चाहिए, तो बच्चों के ठीक जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाना चाहिए। बीसीजी का टीका क्यों लगाते हैं, तो टीबी जैसे बीमारियों से बचाने के लिए लगाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है वो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, पहचान कीजिए। पहले बीएमडी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है आपका बोन,
बी का मतलब क्या होता है बोन, बी ओ बोन, बोन का मतलब हड्डी। एम का मतलब जो होता है वो होता है मिनरल, एम का मतलब क्या होता है मिनरल, MINERL, मिनरल का हिंदी होता है खनिज। और डी का मतलब क्या होता है डेंसिटी, डी का मतलब क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी हड्डी के खनिज का घनत्व। यानी BMD एक परीक्षण है, जिस प्रकार हम लोगों का ये किया जाता है ना CBC वगैरह जो जांच किया जाता है, एंटीजन टेस्ट किया जाता है, RBC WBC ये सब हीमोग्लोबिन की मात्रा बताता है, उसी तरह BMD एक परीक्षण है। किसकी परीक्षण है, तो हड्डियों में उपस्थित खनिज पदार्थों की घनत्व को बताता है कि उस हड्डी में कितने खनिज पदार्थ हैं और कितनी मात्रा में है। तो कौन बताता है तो BMD परीक्षण बताता है। ये नाम से ही पता चल जाता है कि किससे संबंधित है, त्वचा से है, हड्डी से है, खून से है या दिमाग से है। तो बी से बोन हो गया, बोन जैसे आया तो हड्डी, तो ये हड्डी से संबंधित होगा। एम से हो गया मिनरल, डी से हो गया डेंसिटी, यानी हड्डी में उपस्थित खनिज पदार्थों की घनत्व को बताता है। तो किसकी पहचान के लिए किया जाता है, जब हमारा हड्डी क्या होता है, हड्डी से संबंधित जब कोई बीमारी होती है तो उस समय BMD परीक्षण किया जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस इंग्लिश शब्द है, हिंदी में भी इसका पूछता है कि अस्थिर रंध्रता, अस्थिर रंध्रता इसको हिंदी में बोलते हैं, अस्थिर रंध्रता। अब देख रहे हैं अस्थि का मतलब हड्डी हो गया, रंध्रता का मतलब क्या होता है छिद्र होता है, छेद हो जाता है, यानी हड्डी कमजोर पड़ता है। तो BMD परीक्षण किसके लिए किया जाता है, अस्थिर रंध्रता या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है। बात करेंगे यदि डेंगू के, तो डेंगू में क्या किया जाता है, ब्लड एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है, जो कि अभी हाल फिलहाल में डेंगू की बीमारी फैली हुई है। तो इसमें जो पूछा जाता है वो टेस्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये किस मच्छर के काटने से होता है ये पूछता है। तो एडीज क्या होता है, एडीज हमारा एक प्रकार का ये मच्छर एंटीवायरस, डेंगू जो होता है हमारा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। साथ ही एडीज इजिप्ट के साथ साथ क्यूलेक्स मच्छर भी होता है और एल्बोपैक्टिस भी होता है। याद रखिएगा, इजिप्ट भी याद रखना है, तीनों पूछता है, इजिप्ट, एल्बोपैक्टिस और एक क्यूलेक्स, ये तीनों याद रखिएगा। ये तीनों मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू बीमारी होती है। अर्थात जो डेंगू वायरस है ये तीनों मच्छर में पाया जाता है। जैसे ही ये आदमी में डंक मारता है तो वो अपने पोषण के लिए खून तो हमारे शरीर से खींचता है, लेकिन वो वायरस के रूप में डेंगू वायरस छोड़ के चला जाता है, जिससे हम लोगों का क्या होता है, शरीर के अंदर खून के अंदर जो होता है प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। इस प्रकार याद रखिएगा, एडीज इजिप्ट, एडीज एल्बोपैक्टिस और एडीज क्यूलेक्स, यानी एडीज समूह का ये सारे क्या हैं, ये मच्छर होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, डेंगू से संबंधित हो गया। यदि हम बात करेंगे मलेरिया की, यदि हम बात करते हैं तो मलेरिया जो होता है इसमें भी क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो टेस्ट तो नहीं पूछना है, लेकिन इसमें मच्छर याद रखेंगे। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग क्या होता है, हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। और मलेरिया से प्रभावित होने वाले जो हमारे शरीर का भाग होता है वो प्लीहा या स्प्लीन होता है। प्लीहा हिंदी में हो गया, स्प्लीन इंग्लिश शब्द हो गया। तो हमारा डेंगू किससे हुआ, तो डेंगू हुआ इजिप्ट मच्छर के काटने से, या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या एल्बोपैक्टिस मच्छर के काटने से। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। यदि हम बात करते हैं एड्स, तो एड्स जो होता है ये भी वायरस जनित रोग है। एड्स क्या होता है, वायरस जनित रोग है, लेकिन ये हमारा मच्छर के काटने से, ये प्रॉपर मच्छर के काटने से नहीं होता है, लेकिन क्या है, वायरस जनित रोग है। इसमें याद रखना है कि ये टेस्ट याद रखना, जिस प्रकार ये हड्डी से संबंधित टेस्ट है इसमें भी टेस्ट याद रखना है। तो इसमें जो टेस्ट करवाया जाता है, एक एलिसा टेस्ट करवाया जाता है जो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछता है, एलिसा टेस्ट। दूसरा वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट भी होता है, जिसको वेस्टर्न ब्लाट याद रखिएगा। एड्स से संबंधित दो टेस्ट, एक वेस्टर्न ब्लाट और दूसरा एलिसा टेस्ट होती है। इसमें शरीर जो हमारा प्रभावित होता है, जो शरीर के अंदर जो पाया जाता है WBC और WBC का एक भाग लिम्फोसाइट होता है, उसमें भी लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि वो समाप्त हो जाता है एड्स बीमारी से। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वायरसों से जो बीमारी होती है उसे क्या करती है, ये रोकती है। लेकिन ये एड्स के जो विषाणु होते हैं, जो वायरस जनित जो रोग एड्स होते हैं, इससे क्या होता है, लिम्फोसाइट ही समाप्त हो जाता है, जिससे और विभिन्न प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और जिससे हम लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार याद रखिएगा। डेंगू जो होता है किसके कारण होता है, तो इजिप्ट मच्छर, क्यूलेक्स या एल्बोपैक्टिस मच्छर से। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित विटामिन डी की कमी से हड्डी में क्या होता है, कमजोरी होता है, या कैल्शियम फॉस्फेट जो यौगिक पाया जाता है उसकी कमी से क्या होता है, हमारे हड्डी कमजोर पड़ जाता है। और उस प्रकार की जो बीमारी होता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बोलते हैं, हिंदी में अस्थिर रंध्रता बोलते हैं, जिसकी जांच के लिए BMD परीक्षण करते हैं। एड्स जो होता है ये भी विषाणु जनित रोग है। टोटल AIDA एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट होता है और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। इसमें टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर का क्या होता है, एक भाग प्रभावित होता है। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्में क्या थी, तो ये जया थी। बाकी बात IR8, पद्मा और रत्ना सब की जो है ये धान की ही फसलें हैं, लेकिन प्रथम बोनी जो धान की किस्म थी वो जया ही थी। बाकी बात ये सभी सारा क्या है, धान की ही किस्म है। तो इस प्रकार याद कीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा कि भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म जया है। इसके अलावा भी ये धान का ही क्या है, ये प्रजाति है। आपका IR8, पद्मा और रत्ना सब बोनी धान की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है लिथोट्रिप्सी किससे संबंधित है। लिथोट्रिप्सी किससे संबंधित है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लिथोट्रिप्सी जो है गुर्दे की पथरी, जो हमारा किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसको क्या किया जाता है, स्टोन को एक विधि के द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है, एक सिस्टम के तहत उसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किरण उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या करता है, जो स्टोन होता है हमारा किडनी स्टोन, जो पथरी होता है उसको तोड़ देता है, जो कि आप लोग अभी बहुत चर्चित है, जो बिना ऑपरेशन का जो सुने होंगे कि जो पथरी का बीमारी है क्या होता है, किडनी स्टोन से, यानी जो किडनी के पास जो पथरी है उसको आसानी से तोड़कर निकाल दिया जाता है बिना ऑपरेशन का। तो जो बिना ऑपरेशन का होता है यही है लिथोट्रिप्सी। लिथो का मतलब ही होता है पत्थर, ट्रिप्सी का मतलब एक प्रकार का बोले कि वो क्या हो जाएगा, हमारा पत्थर निकालने की विधि हो जाएगी। तो लिथोट्रिप्सी क्या है, किडनी स्टोन या पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में भी सुने होंगे, और यानी मूत्र के मार्ग में भी हमारा किडनी स्टोन हो जाता है। पथरी जो होता है हमारा एक तो किडनी के पास हो जाता है, दूसरा जो पथरी वही पथरी गॉल ब्लैडर में सुने होंगे कि पित्ताशय में भी हो जाता है, जो कि गॉल ब्लैडर ही निकाल के हटा दिया जाता है, उसमें भी पथरी होता है। एक मूत्र भाग में हो जाता है, जिससे पेशाब करने में जलन वगैरह होती है, दिक्कत भी होती है, जिस प्रेशर से पेशाब होना चाहिए वो नहीं होता है, रुक रुक कर होता है, वहाँ भी स्टोन पथरी हो जाता है। तो इन तीनों में जब पथरी हो जाती है और ऑपरेशन आप कराना नहीं चाहते हैं तो जिस विधि से बिना ऑपरेशन का निकलता है उसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा किया जाता है, तोड़ा जाता है। यानी सुने होंगे कि लेजर से क्या किया जाता है, पथरी का ऑपरेशन किया जाता है, यानी बिना चीरफाड़ का ऑपरेशन होता है, यही है लेजर के द्वारा जो किया जाता है। तो लेजर में क्या होता है, किरण ही तो उत्पन्न होती है, तो लेजर के द्वारा जो किया जाता है वही लिथोट्रिप्सी है। तो लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अर्धचालक की चालकता अर्थात 0 डिग्री केल्विन ताप पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अर्धचालक की चालकता क्या होती है जब तापमान 0 डिग्री केल्विन हो। आप लोगों को एक मैंने बताया था TK - TC बताया था, कितना होता है 273.15 होता है। तो ये 0 डिग्री केल्विन पे पूछ रहा है, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 0 रखेंगे तो केल्विन का मान कितना, टेम्परेचर इन सेल्सियस में कितना होता है -273, या 0 डिग्री केल्विन पे पूछे या -273 पे पूछे, 273 पे पूछे तो हमारा जो चालकता क्या होगी वो शून्य होगी। चालकता क्या होगी, शून्य होगी। आप लोगों को बताए थे कि अर्धचालक में तापमान का जो प्रभाव होता है चालक की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत होता है। अर्धचालक में तापमान जैसे बढ़ाते हैं प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी घटता है। जब प्रतिरोध घटेगा इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाला, रोकने वाला क्या हो जाएगा, जब कमजोर पड़ जाएगा, कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फटाफट प्रवाहित होगा, यानी उसी को तो विद्युत धारा बोलते हैं, और जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसी गुण को चालकता बोलते हैं। तो ये हमारा चालकता अधिक होगा कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को रोक ठोक करने वाला कोई होगा ही नहीं, ये दोनों में से कोई, तो चालकता उस पदार्थ की ज़्यादा होगी कि नहीं, उस चालक पदार्थ की चालकता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यानी तापमान, किसी के अर्धचालक का तापमान बढ़ेगा तो उसकी चालकता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे तापमान बोल रहा है 0 डिग्री, तापमान को आप क्या किए, घटा के 0 कर दिए, तो बताइए आर का मन बढ़ जाएगा कि नहीं, आर का मान बढ़ जाएगा, अर्थात आर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और आर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले ही तो है आर और रो, ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला का मान बढ़ गया, क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में, तो इलेक्ट्रॉन जो इससे प्रवाहित होगा स्मूथली वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आर का वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, चालकता हमारा यहाँ एकदम नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलेंगे 0 डिग्री केल्विन पे अर्धचालक की जो चालकता है वो 0 होती है। अर्थात ये अर्धचालक जो जर्मेनियम सिलिकॉन होता है वो एक आदर्श अचालक की भांति कार्य करता है, यानी एक जरा इलेक्ट्रॉन पास होने नहीं देता है। तो जब पास ही इलेक्ट्रॉन जिससे एक जरा नहीं होता है उसे ही तो अचालक बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि एक अर्धचालक कब आदर्श अचालक की भांति कार्य करेगा, तो बोलेंगे उसके तापमान को 0 डिग्री केल्विन कर दीजिए सर, या -273.15 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, क्योंकि इससे नीचे कोई तापमान माइनस में होता ही नहीं है। और यही वजह है कि केल्विन भी हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम नहीं होता है। तो बताइए जो TK - TC बताए थे बराबर 273.15, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये जो तापमान माइनस होगा वो 0 डिग्री केल्विन पे होगा, 0 से नीचे केल्विन कभी आएगा नहीं। तो यही वजह है कि कभी भी केल्विन निगेटिव भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अर्धचालक की बात कर रहे थे, तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तापमान हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, चालकता पूछ रहा है। अर्थात 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे अर्धचालक जो होगा एक आदर्श अचालक की भांति कार्य करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ये क्या है, हमारा एक अनुसंधान केंद्र है, ये शोध क्षेत्र है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, शोध क्षेत्र। याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ये हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका जिसको हम लोग श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। ये हमारे गोलार्ध में कहाँ है, तो आप लोगों को जब मैंने एक वीडियो गोला वाला डाला था तो बताए थे ये दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका है, उत्तरी ध्रुव हमारा इधर हो गया। तो दक्षिणी ध्रुव में हमारा क्या है, ये अंटार्कटिका है। तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में। अब एग्जाम में
पूछा जाता है कि दक्षिणी गंगोत्री कब स्थापित किया गया था। तो दक्षिणी गंगोत्री जो स्थापित किया गया था ये आपका 1984 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1984 में इसे क्या किया गया? स्थापित किया गया अपने शोध केंद्र के रूप में। कहाँ? तो अंटार्कटिका में। यानी भारत का पहला अंटार्कटिका में जो अनुसंधान केंद्र है, जो शोध क्षेत्र है, वो पहला कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है। कहाँ स्थापित किया गया? अंटार्कटिका में। कब? 1984। ये सब याद रखिएगा, डेट भी। दूसरा जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जो स्थापित किया गया, उसका नाम मैत्री है। दूसरा क्या है? मैत्री है। मैत्री जो है ये 1988 में किया गया। कब किया गया? 1988। 89 भी देता है लेकिन 1988 याद रखिएगा, 1988। ये दोनों का दोनों क्या है? कार्य करना बंद कर दिया है। तो तीसरा जो शोध क्षेत्र स्थापित किया गया है, जो अनुसंधान अंटार्कटिका में जो पहला अंतरिक्ष केंद्र जो बनाया गया है, वो जो तीसरा है आपका, वो भारतीय है। कौन सा है? भारतीय है, जो 2012 से ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। 2012 में स्थापित किया गया और वो भी अंटार्कटिका के किस स्थान पे है? तो लार्स मैनिहल स्थान पे है। लार्स मैनिहल स्थान पे है, याद रखिएगा, मैनिहल स्थान पे। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को बता दिया कि अंटार्कटिका में हमारे भारत के अब तक तीन क्या किए गए? शोध केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें पहला दक्षिण गंगोत्री है जो 1984 में। कब? 1984 में। यानी ये भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत का दूसरा यदि बात करेंगे अंटार्कटिका में शोध केंद्र, मैत्री, कब? 1988-89 में। तीसरा बात करेंगे तो भारतीय है, जो 2012 में स्थापित किए गए। इस प्रकार तीनों लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। जो वर्तमान में 2012 में भारतीय स्थापित किया गया वो अभी कार्यरत है। फिर हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 8 के साथ। इसी के साथ